बोलो बोलो, टेल टेल। Sir, it can be a vehicle which is moving at a time. AC is working in it, and we are listening song in stereo. चलो ये मान सकते हैं, कार हो गई, कार चल भी रही है, सॉन्ग भी प्ले कर रही है, तो कार एक ऑब्जेक्ट हो गया जो मल्टीटास्किंग कर रही है। एब्सोल्युटली राइट। चलो गुड। और बताइए, गुड गुड, दिमाग चलने लगा तुम्हारा। और सोचिए, एक दो और निकालो यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं आया दिमाग में? चलो हम बता देते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट। वॉशिंग मशीन, वो भी सेमी ऑटोमेटिक, फुल्ली नहीं बेटा। एक तरफ आप वॉश करते रहो, एक तरफ ड्राई होते रहते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, है ना। तो आपका टाइम बच जाएगा। जबकि जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, पहले वो क्लोथ वॉश होते हैं, फिर वो ड्राई होते हैं, तब वो बाहर आते हैं, तब अनदर क्लोथ जाते हैं, इससे टाइम ज्यादा लगता है। जबकि आपकी सेमी ऑटोमेटिक में ये दोनों काम एक साथ किए जा सकते हैं। फिर आपका जो गैस का स्टोव है, चूल्हा जिसे आप कहते हैं आजकल, तो है ना, 2 स्टोव वाला भी आता है, 3 वाला भी आता है, 4 स्टोव वाला भी आता है। अब मम्मा भूख लग रही है आपको, तो एक स्टोव पे फटाफट उन्होंने कोई सब्जी तैयार कर दी, दूसरे पे फटाफट उन्होंने फुलके बना दिए, तो काम दोनों एक साथ हो गए, गैस उतनी ही लगी। जबकि अगर सिंगल स्टोव वाला चूल्हा होता, तो वो पहले एक सब्जी बनाते, फिर सब्जी बन जाती, तब वो फुलके बनाते, राइट। तो वो 1 बाय 1 काम करते। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, कि मल्टीटास्किंग से एकमात्र फायदा होता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को बढ़ानी है, तो हम उसमें भी हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं यूजिंग अ टॉपिक कॉल्ड थ्रेडिंग। और आज शायद दुनिया में कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनता हो जो मल्टी थ्रेडेड ना हो। अब जरा सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाओ। अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे, एवरी सॉफ्टवेयर इज अ मल्टी थ्रेडेड, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं, जो उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। जैसे बेटा जी, सबसे ज्यादा जो आप यूज करते हैं वो है व्हाट्सएप, है ना। WhatsApp is the best example of multi-threading, which is also created using this thread concept, जो बकायदा इस थ्रेड हमारी जावा की थ्रेडिंग को यूज करके ही बनाया गया है। एंड्रॉइड में बना हुआ है, तो एंड्रॉइड इज बिल्ट ऑन जावा, ठीक। सो उसके अंदर आप एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। आप बता सकते हैं कोई व्हाट्सएप के अंदर कितने काम पैरेलली हो रहे होते हैं? रोज व्हाट्सएप के यूजर हैं, देखिए किसका दिमाग चलता है। व्हाट्सएप में कितने काम एक साथ पैरेलली हो रहे हैं, जरा काउंट कराना शुरू करो। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, आपने स्टार्ट कर दी, रोज यूज करते हैं, रोज। हाय राम, व्हाट्सएप यूज नहीं करते आप लोग? ऐसा कैसे होगा? ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता कभी। Sir, at a time we can type. हम्म, At a time we can type, and auto suggestions are also coming. यस, पहला, यानी कि जब आप टाइप कर रहे हो, व्हाट्सएप के अंदर बैकग्राउंड में एक और प्रोग्राम चल रहा है साइमल्टेनियसली। एक प्रोग्राम तो वो चल रहा है, द प्रोग्राम व्हिच इज एक्सेप्टिंग अ डेटा फ्रॉम यू, एंड अनदर प्रोग्राम इज आल्सो रनिंग इन अ सेम एप्लीकेशन व्हिच इज गिविंग यू सम सजेशंस, व्हिच इज गिविंग यू सम वर्ड्स, व्हाटएवर यू आर टाइपिंग उससे रिलेटेड आपको सजेशंस दे रहा है। फिर एक प्रोग्राम वो भी चल रहा है, इफ समबडी सेंड्स यू मैसेज व्हाइल यू आर टाइपिंग, तो वो मैसेज रिसीव हो जाता है, इसका मतलब एक वो भी चल रहा है। एक वो भी चल रहा है, इतने में किसी की वीडियो कॉल आ जाए, स्टिल वीडियो कॉल कैन बी एक्सेप्टेड। इतने में किसी की ऑडियो कॉल आ जाए, वो भी एक्सेप्ट की जा सकती है। तो आप देख रहे हैं इतने सारे काम एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक साथ कर रही है। बस these kind of a software we are going to make in Java using a topic called threading। आपका MS Word, Excel, PowerPoint, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम itself, एक साथ बहुत सारे काम एप्लीकेशन चलाते हो ना बेटा आप अपने ओएस के अंदर, तो दैट इज आल्सो डूइंग अ मल्टीटास्क। तो आप जितने भी सर्वर्स हैं, दे आर सर्विंग सो मेनी क्लाइंट साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट दे आर सर्विंग साइमल्टेनियसली।
तो वो सब के सब कैसे होते हैं बेटा जी? सब के सब होते हैं मल्टी थ्रेड। जूम को ले लीजिए, इसके अंदर आप मेरी वॉइस भी सुन रहे हैं, वीडियो भी जा रहा है, टाइप भी कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, देखो कितने सारे काम इस जूम के अंदर हो रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। मतलब आज नॉट इवन अ सिंगल एप्लीकेशन इज मेड, है ना, विच इज नॉट मल्टी थ्रेडेड। एक सिंगल एप्लीकेशन भी नहीं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। इसी वजह से बेटा जी ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन थ्रेडिंग, और इस थ्रेडिंग को मैं इतनी डिटेल में बताने वाला हूँ, इतने सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जितने तुम्हारे सर में बात। क्या करे बेटा, मजबूरी है। अगर ये अच्छे से नहीं किया तो आगे फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी हमारे, और इंटरव्यू कैसे क्वालिफाई करोगे। ठीक था, तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से अभी भी मैं थ्रेडिंग के अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, प्लस फिर मैं आपको एडवांस जावा में कुछ एडवांस थ्रेडिंग भी कराऊंगा, जहां 20-22 टॉपिक और पढ़ाऊंगा थ्रेडिंग के अंदर। ठीक, इतना ही ऑलमोस्ट मैं अभी भी पढ़ाऊंगा आपको, तो बहुत डेप्थ में पढ़ाऊंगा मैं आपको थ्रेडिंग तसल्ली से। बट ये है कि आप असाइनमेंट बना लेना। अभी आप में से किसी ने शायद मेरा एक भी असाइनमेंट नहीं बना होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बार बार प्रोग्राम। अभी आप टीसीएस का वो कोड बीटा का एग्जाम हुआ था, एक भी बंदा नहीं निकाल पाया, 2 से ज्यादा कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अभी मेरे पास भी जॉब्स आएंगी, फ्रेशर को 12 लाख का पैकेज दे रहे, पर वो कहते हैं हमारे 2 कोडिंग राउंड निकालने होंगे, 12 लाख का पैकेज इस लॉकडाउन के टाइम। 12 लाख, सोचो। कंपनी, आप कोडिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं बार बार आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बेटा जी कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है ही, बट इसके साथ आपको कोडर बनना पड़ेगा। बिना कोडिंग के बात नहीं बनेगी। प्लीज बनाइए प्रोग्राम्स। ये सब जो मैंने आपको दिए, ये सब आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों ने ही बनाए हैं। मेरे दिमाग में तो सिर्फ आइडियाज आता है, मेरी प्रोग्रामिंग तो बहुत पुअर है, क्योंकि मैं प्रोग्रामेटिकली सोचता ही नहीं। मैं तो कॉन्सेप्चुअली सोचता हूँ, तो मैं कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हूँ। क्या करूँ, मेरे काम टीचिंग का है। अगर मैं डेवलपर होता तो शायद मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं होता, मैं प्रोग्रामेटिकली बहुत अच्छा होता। मेरे दिमाग में तो आइडियाज आते हैं कि नए नए आपसे क्या क्या असाइनमेंट्स बनवाए जाए। बनाते आप बच्चे इतने सारे, देखो ये भी तो आप जैसे बच्चों ने बनाए हैं जो मैंने कल दिखाए आप लोगों को। और इफ दे कैन डू इट तो व्हाई डोंट यू? तो आप क्यों नहीं बना सकते? कभी कभी ऐसे वीडियोस देखा करो कि देखो एक लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, शी इज ड्राइविंग अ कार। इससे शायद थोड़ी सी आपको इंस्पिरेशन मिले कि यार जब एक लड़की जिसके दोनों हाथ नहीं है वो मेहनत करके गाड़ी चला सकती है, तो क्या मैं मेहनत करके असाइनमेंट नहीं बना सकता? कल मेरे अपने एक स्टूडेंट से बात हुई, वो आज 35 लाख का पैकेज ले रहा है, 30 या 32 साल का लड़का है, 2011 का मेरे से पास आउट था। यानी माजी वो कहता है सर जब मेरे को कोई प्रोग्रामिंग नहीं आती, जब आपने डांट मार मार के जो आपके असाइनमेंट, बस मुझे एक जुनून सवार हो गया था कि सर का एक एक असाइनमेंट बनाना है, और आज वही असाइनमेंट उससे आज 35 से 36 लाख के पैकेज पे पड़ेगा। हमारा 2-2.5-3 लाख के आसपास उसकी सैलरी आती है, 30-32 साल का लड़का। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपकी 2-2.5 लाख सैलरी आ रही है और आप 30-32 साल के हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते। नाउ ही इज गोइंग टू परचेज अ BMW। जब तक ऐसे बड़े शौक नहीं रखोगे ना, दिल में ऐसी ख्वाहिशें पैदा नहीं करोगे, दाल रोटी खा जाओगे। रोटी तो एक रिक्शे वाला भी खाता है, अगर जिंदगी ऐसी ही जीनी है। मैं सिर्फ बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बेटा। तो एक रिक्शे वाला भी शाम को 2 रोटी तो खा के सोता ही है यार। ऐसी जिंदगी मत सोचो कि बस 2 रोटी मिल जाए काम चल जाए। कुछ तो लाइफ में करें। जस्ट इमेजिन, जरा सोचना सोते हुए कि मेरी 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए मेरी सैलरी आ रही है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फीलिंग ही अलग होगी। चलो खैर, समझा रहा था फिलहाल। अब मैं आपको थ्रेडिंग की नीड की तरफ लेके चलता हूँ। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आया तो क्यों आया बेटा जी, और फिर इसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका, वो तो सिंटेक्स है मेरे बच्चों, दैट कैन वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। और ऐसा तो है नहीं कि ये जो थ्रेडिंग नाम का टॉपिक है इट बिलोंग्स टू ओनली जावा। ये तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका कॉमन कॉन्सेप्ट है, पर सब इंप्लीमेंट करने का जो सिंटेक्स है वो वेरी कर सकता है बेटा जी।
लैंग्वेज टू लैंग्वेज ऑलमोस्ट हर एक में होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक, तो मैं कॉन्सेप्ट तो कॉमन ही समझाऊंगा, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ जाएगी तो हम जावा के सिंटेक्स को उठा लेंगे अच्छे से। पर पहले नीड पैदा करें, जो मेरा स्टाइल है आप जानते हैं पढ़ाने का, कि यार ये टॉपिक आया तो क्यों आया, इसकी जरूरत है। चलो देखो, सुनो जरा इसकी पूरी कहानी हमसे अच्छे से। एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर्स के अंदर सबसे पहले जो हमें मल्टीटास्किंग नामक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी, क्योंकि मल्टीटास्किंग को अचीव करने का एक तरीका ही तो थ्रेडिंग है, तो पहले नीड तो पैदा करूं मल्टीटास्किंग की, तभी तो उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आएगा। कोई आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है तभी तो उसको पूरा फुलफिल करने के लिए सामान ढूंढने निकलते हो बेटे। रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी तो फिर क्या, फिर तो आप उससे कुछ भी फुलफिल नहीं करोगे। एंड दैट्स इट। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ये जो मल्टीटास्किंग नामक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी थी, वो पड़ी थी बेटे जी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इनिशियली जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे, दे वर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करते थे। दैट मीन्स इन दोज ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन रन ओनली अ वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। ठीक, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाती थी, क्योंकि जब तक एक एप्लीकेशन बंद नहीं हो जाती थी, वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट अनदर एप्लीकेशन बिकॉज दे वर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने का डॉस, एमएस डॉस। हमारे बिल्लू दादा ने डॉस बनाया था, बिल गेट्स ने, आप जानते हैं, है कि नहीं साहब। जब बिल गेट्स ने ये, आज भी मैंने पढ़ा है कहीं, आज भी बिल गेट्स को अपने डॉस का कोड याद है। कोडर, फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत है, शुरू में दिक्कतें आती हैं कोडिंग में, लॉजिक लगाने में, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन एक बार जब भेजा चलना शुरू हो गया फिर तो किला फतेह कर जाओ। जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, अरे इन सब ने कोडिंग ही करी है। व्हाट्सएप वाला बंदा, आपको किसी को पता है व्हाट्सएप कितने में बिका था? इसे जुकरबर्ग ने खरीदा, फेसबुक के अंडर में आता, अब तो लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप पे। आपको पता है कितने में बिका था ये सॉफ्टवेयर? एनीबडी नोस? अब ऐसी ऐसी बातें तुम्हें ध्यान नहीं रहती। 18 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, 18 अरब डॉलर में उस बंदे ने बेचा था। किसे? इस जुकरबर्ग को। और वो भी जुनून के तहत बनाया था। जुकरबर्ग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था फेसबुक के अंदर नौकरी देने के लिए। और देख लो, आज उसने शर्त रखी थी अपना फेसबुक, व्हाट्सएप तभी बेचूंगा, इतना पैसा लूंगा, एंड आई विल बी द वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फेसबुक। नाउ राइट नाउ ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ फेसबुक एज वेल एज 18 बिलियन डॉलर। पूरी जिंदगी में खत्म ना हो, पूरी जिंदगी में। अभी 70 से मल्टीप्लाई करोगे, 70 रुपए के आसपास डॉलर रहता है एवरेज, तब इंडियन करेंसी आएगी। खरबों में आ जाएगा खाना, खरबों में। सोचो क्या बनाया, एक एप्लीकेशन। दैट्स इट। वो है ना, वो क्या कहते हैं, एक पिक्चर आई थी सलमान खान साहब की, किक। तुम लोगों को किक चाहिए। जब तक हम लोगों के सर पे नहीं पड़ती ना, तब तक हम लोग काम नहीं करते। अभी पिताजी रोटी कमा के ला रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कमाने की कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रह रहे हैं, गाड़ी मिली हुई है, मोबाइल बढ़िया वाला मिला हुआ है, तो लाइफ बढ़िया कट रही है। जब किक पड़ती है तब जाते हैं, उस किक का वेट मत करो। चलो खैर, मैं तो बिल्लू भाई की कहानी सुना रहा था कि देखो, वो भी आईबीएम में काम करता था, अपने दोस्त पॉल एडम के साथ एक रूम शेयर करके रहता था, जहां उसने डॉस बनाया था। एक्चुअली उसने भी डॉस नहीं बनाया था, उसका इस डॉस का उसने कोड किसी से लिया था टूटा फूटा, फिर उसने उसको काफी ज्यादा मॉडिफाइड करके थोड़ा सा उसने बनाया डॉस, और फिर आईबीएम को दिया। आईबीएम ने लॉन्च किया इसे पीसी डॉस के नाम से, पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और काफी सक्सेसफुल रहा। बट हमारे बिल्लू दादा को कुछ नहीं मिला, सारी मलाई तो कंपनी खा गई। बिल्लू दादा को तो खाली सैलरी मिली। फिर बिल्लू दादा ने अपनी कंपनी लॉन्च करी, माइक्रोसॉफ्ट। इनिशियली 9 पार्टनर्स थे उसके अंदर, इनिशियली
9 पार्टनर्स थे, कंपनी फ्लॉप हो गई, सबके सब छोड़ के भाग गए। फिर बिल्लू ने डॉस में बहुत सारी नई कमांड सेंड करी, उसे रीलॉन्च किया MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब तो लोगों से काम करवाता। तुमको लगता है जुकरबर्ग कोई कोड लिखता होगा? आपको पता है जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक को इतना पॉपुलर कैसे किया था? चालू आदमी था, गूगल की मार्केटिंग मैनेजर को तोड़ा था उसने। गूगल की मार्केटिंग मैनेजर, उससे पता कितने पैसे चाहिए? आजा मेरे पास। एक बार काम करना होता है, फिर तो आप काम करवाते हैं। अब वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स को हायर कर सकता है जुकरबर्ग। चलिए खैर, ऐसे आपको बूस्टअप करने का आज मन कर रहा था थोड़ा सा, कि चलो। फिलहाल मैं ये कह रहा था कि आप ये देखिए बेसिकली डॉस, क्योंकि आप और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो पुराने जानते हैं, डॉस पे क्योंकि स्टिल काम करते हैं बेटे जी। तो डॉस इज अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसके अंदर बेटे जैसे ही जावा की एक एप्लीकेशन शुरू करते हैं, क्या उसी डॉस प्रॉम्प्ट से जावा की दूसरी एप्लीकेशन चला सकते हैं? कि पहली भी चलती है और दूसरी भी? नहीं बेटा, एट ए टाइम एक ही एप्लीकेशन चला पाते हैं आप डॉस कॉम से, और जब वो बंद हो जाती है तब हमें डॉस कॉम वापस। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई थी ना हमारे कंप्यूटर्स के अंदर इस मल्टीटास्किंग की, वो आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, है ना। दे वांटेड टू मेक देयर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग so that they can run more than one application simultaneously in a single operating system। अभी सिर्फ आइडिया है, क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि उससे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार में एक ही एप्लीकेशन चलाओगे फिर तो भाई परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। अब आइडिया तो आ गया दिमाग में कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग बनाया जाए। ठीक, अब कैसे करें इस टास्क को? तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्किंग को ऑब्जर्व किया। होता क्या था, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई एप्लीकेशन चलाने के लिए देते थे, ठीक है बेटा जी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन को प्रोसेसर के साइकिल असाइन कराता है, क्योंकि आप जानते हैं सारे हार्डवेयर के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक, और किसी भी एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस को चलाता कौन है? प्रोसेसर बेटा, वही उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। एम आई राइट? तो जैसे ही आप ओएस को कहते थे कि प्लीज रन दिस एप्लीकेशन, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आस्क द प्रोसेसर प्लीज प्रोवाइड योर साइकिल्स टू दिस एप्लीकेशन, तो वो अपने साइकिल्स जो है एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता था और एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस को चलाना शुरू करता था। इसे हम कहते हैं वर्चुअल सीपीयू असाइन करना। टेक्निकली कहते हैं बेटे, हमने एक एप्लीकेशन को वर्चुअल सीपीयू असाइन कर दिया और उसने उसकी इंस्ट्रक्शंस को चलाना शुरू कर दिया। चलो एप्लीकेशन चलनी बंद शुरू हो गई, इन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम अब खाली हो गया। अगर इस समय अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को दूसरी एप्लीकेशन चलाने की रिक्वेस्ट करें तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एक्सेप्ट, लेकिन उसको चलवाने के लिए वापस उसे जाना तो प्रोसेसर के पास ही चलेगा, और प्रोसेसर उससे क्या कहेगा? वो बावड़ी पूछते रही तो काम कर रहा हूँ भाई, मेरे 4 हाथ थोड़ी ना है, तेरा ही तो काम कर रहा हूँ, पहले ये एप्लीकेशन तो निपटा लूं तभी तो दूसरी चलाऊंगा। क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है आपके ओएस के अंदर, और वो एक बार में एक ही एप्लीकेशन चला सकता है, ये ट्रुथ है। प्रोसेसर कैन रन ओनली वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरी एप्लीकेशन को चलाने की रिक्वेस्ट ले ले तो वो उसको प्रोसेसर के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसी ने उसको किसी एक एप्लीकेशन को असाइन कर दिया है। ठीक, यही एक रीजन था बेटे जी कि वो डॉस प्रॉम्प्ट को रिलीज ही नहीं करते थे। अब मैंने तो डॉस प्रॉम्प्ट पे काफी काम किया 90s के अंदर बेटा जी, हमें तो पहले 1-1.5-2 महीने डॉस ही सिखाया जाता था, फिर हम विंडोज 3.1 पे काम किया करते थे। आप में से किसने देखी नहीं होगी, 93 में लॉन्च हुई थी। ठीक साहब, तो यही एक रीजन था कि वो डॉस प्रॉम्प्ट को रिलीज ही नहीं करते थे जब तक कि पहली वाली एप्लीकेशन फिनिश ना हो जाए, क्योंकि डॉस प्रॉम्प्ट रिलीज हो गया तो हम प्रोग्रामर दूसरे चलाने की रिक्वेस्ट कर डालेंगे और वो बेचारा चला नहीं पाएगा क्योंकि उसका प्रोसेसर तो ऑलरेडी बिजी है। ठीक है, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? नाउ अब क्या करें भाई, एक प्रोसेसर से बहुत सारी एप्लीकेशंस को कैसे चलाएं? अब ये फाइल, प्रोसेसर तो एक ही था, एंड प्रोसेसर कैन रन एट ए टाइम ओनली वन एप्लीकेशन। ये भी ट्रुथ है बेटा जी, ये भी कभी ना ब्रेक होने वाला रूल है। तो अब इन्होंने क्या किया,
जब प्रोसेसर एक एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा था बेटे, तो इन्होंने उस प्रोसेसर की वर्किंग को डीपली ऑब्जर्व किया। चलिए बताते हैं कैसे ऑब्जर्व किया बेटा जी। सुनो ध्यान से, ठीक है। मान लिया बेटा ये एक एप्लीकेशन आपकी APP1, ठीक सा। ये आपकी एक एप्लीकेशन हो गई और इसके अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। लाइक दिस। ठीक है, और इन इंस्ट्रक्शंस को आपका प्रोसेसर वन बाय वन चला रहा है। तो जब प्रोसेसर इन इंस्ट्रक्शंस को चला रहा था तो उन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया कि हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जिनको चलाने के बाद प्रोसेसर कुछ समय के लिए आइडल हो जाता है, खाली हो जाता है। उन्होंने कहा क्यों ना प्रोसेसर के इस खाली टाइम का फायदा उठाया जाए, क्योंकि उन्होंने प्रोसेसर की प्रॉपर स्पीड का फायदा उठाया। प्रोसेसर जो है आपका बेटा जी पिको सेकंड नैनो सेकंड में काम करता है। एक सेकंड के भी कई करोड़वें भाग को हम, मुझे अब याद नहीं 10 की पावर कितना एग्जैक्टली, उसे एक पिको सेकंड या नैनो सेकंड कहते हैं, जिसमें आपका प्रोसेसर काम करता है। तो ये अगर कुछ पिको सेकंड नैनो सेकंड के लिए खाली हो जाए तो इससे इमीडिएटली दूसरी एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस को भी चलाया जा सकता है। ठीक ये आइडिया उनके दिमाग में आया। और हर एप्लीकेशन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस जरूर ऐसी होती हैं बेटा जो कि प्रोसेसर को कुछ समय के लिए खाली कर दे। ठीक, तो उन्होंने प्रोसेसर की इस स्पीड का फायदा उठाने की कोशिश करी। जैसे अगर हम आपसे बात करें मैजिक, जादू, दुनिया में कोई जादू नहीं है। हम हिंदी में से बोलते हैं हाथ की सफाई और प्लस साइंस, हाथ की सफाई प्लस साइंस मिला के वो लोग जादू करते हैं। गॉट इट? कोई दुनिया में जादू नाम की चीज नहीं होती है। आप देखेंगे एक मैजिशियन आपके पास आता है, आपके कान के आसपास हाथ लगाएगा, कुछ निकाल लेगा, ये करेगा वो करेगा, वो एक कोट पहन के आएगा, चीजें निकालता रहता है। तो हमारी ये जो आईज है ना, आईज, इनके सामने से जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने की आईज की एक स्पीड लिमिट होती है। अगर उतनी स्पीड से ऑब्जेक्ट उसके सामने से जाएगा तो आंखें देख पाती हैं, उससे तेज जाएगा तो आप आंखें गाड़ के लगे रहो तो भी आपको वो चीज नजर नहीं आएगी और आपके सामने से वो चीज निकल भी जाएगी। बस आपके इस मैजिशियन को उसी स्पीड को प्रैक्टिस करके पार करना होता है। अक्सर डिस्कवरी में दिखाते हैं मैजिशियन के पीछे का मैजिक क्या होता है। वो उसको स्लो मोशन में छोटे छोटे फ्रेम में तोड़ के दिखाते, बताते हैं देखो सेकंड के कौन से पार्ट में उसका हाथ जेब में गया, आइटम निकाल लाया, और आप आंखों की गाड़ के देखते हुए आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आंखों की स्पीड लिमिट को वो पार कर चुका है भाई। तो दैट इज व्हाट सारा गेम मैजिक में स्पीड का होता है। बहुत फास्ट करते हैं मैजिक ये लोग सारे के सारे, फटाफट फटाफट, इससे पहले कि आपकी आंखें पकड़ पाए वो जादू कर देते हैं। दैट्स इट। यहां पर भी इन्होंने प्रोसेसर की स्पीड का फायदा उठाने की कोशिश करी कि अगर प्रोसेसर किसी एक इंस्ट्रक्शंस को चलाने के बाद कुछ समय के लिए, कुछ पिको सेकंड नैनो सेकंड के लिए आइडियल हो जाता है तो क्यों ना एक काम करें। ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन हो गई बेटे। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं हम। लाइक दिस, बीच में बना देते हैं एक छोटा सा प्रोसेसर।
ये रहा हमारा प्रोसेसर, और हमने प्रोसेसर के साइकिल्स को असाइन कर दिया, लेट अस सपोज इस वाली एप्लीकेशन को। ठीक है जी, ये असाइन कर दिया हमने। अब इसकी किसी इंस्ट्रक्शंस को चला रहा था और कुछ पिको सेकंड नैनो सेकंड के लिए खाली हो गया, तो उठाया वो प्रोसेसर और वो असाइन कर दिया हमने दूसरी एप्लीकेशन को, और उसने उसकी भी कुछ इंस्ट्रक्शंस को चला दिया, जिससे उसकी भी एक विंडो नजर आ गई। इधर पहली वाली एप्लीकेशन की विंडो ऑलरेडी खुली हुई थी, तो आपको ऐसे लगा जैसे दोनों एक साथ चल रही हैं, लेकिन चलती एक बार एक नहीं है। फिर इन दोनों के बीच में प्रोसेसर के साइकिल को शफल कराया गया, और अगर वो इतनी फास्ट सफल करता है कि हमें ऐसा लगता है कि सारी एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ चल रही है। बट ये चीज गांठ बांध लो बेटा, चलती एक बार में एक ही। अब हमारे लिए तो यार एक सेकंड ही बहुत छोटा सा टाइम है, अगर वो एक सेकंड में इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में 1000 बार चक्कर काट ले, तो हमें तो कभी कोई एप्लीकेशन रुकते हुए नजर ही नहीं आएगी, क्योंकि वो एप्लीकेशन रुकेगी कुछ पिको सेकंड नैनो सेकंड के लिए, जो हमारे लिए नेगोशिएबल टाइम है। तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक साथ चल रही है, राइट। तो हुआ क्या, यहां पर उसके उस आइडियल टाइम का फायदा उठाया। ठीक है, जैसे यहां मैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। मान लिया एक फैमिली है, उसने दिल्ली से मसूरी घूमने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, और उन्होंने एक टूर एंड ट्रैवल से इनोवा कार बुक कर ली। अब ड्राइवर साहब इनोवा कार लेके आ गए, ड्राइवर को मान लो प्रोसेसर और पापा को मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब सारे के सारे बैठ गए गाड़ी में, तो पापा ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दी, गाड़ी चलाइए। गाड़ी चलनी शुरू हो गई, चलते चलते पहुंची गाड़ी हरिद्वार, रास्ते में आया हरिद्वार, तो सबका मूड किया चलो अब हरिद्वार आए हैं तो क्यों ना हर की पौड़ी पे गंगा जी में डुबकी लगाते चले। तो पापा ने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शंस दी, क्या इंस्ट्रक्शंस दी कि गाड़ी हर की पौड़ी की पार्किंग में लगाई जाए। तुमने गाड़ी लगा दी वहां पे, है ना। अब अगर फैमिली 1 घंटे नहाती है, तो बताइए ड्राइवर साहब क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, और क्या करेंगे, खाली बैठा रहेगा अपना गाड़ी में सोएगा। तो क्या वो ड्राइवर अपनी इच्छा से खाली बैठा है? नहीं बेटा, पापा की एक इंस्ट्रक्शंस ने उससे खाली बनाया। वरना किसी भी टूर को खत्म करने की सबसे ज्यादा जल्दी ड्राइवर की होती है, क्योंकि तभी उसको पैसे मिलेंगे, तभी वो अपनी फैमिली से मिलेगा। आप तो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो, दैट इज व्हाट। तो पापा ने नोटिस किया कि भाई यार ये तो खाली बैठ जाता है 1 घंटा, चलो गाड़ी आगे चली। गाड़ी पहुंची हमारी मसूरी, देहरादून। गाड़ी पहुंची हमारी देहरादून साहब। ठीक है साहब, अब देहरादून में एक जगह है, अगर आपको जानते हो, दैट इज कॉल्ड सहस्त्रधारा। तो अब फैमिली ने डिसाइड किया चलो अब यहाँ पे भी नहा लेते हैं। तो अब पापा को मालूम था कि अब हम यहाँ 1 घंटा लगाएंगे तो ड्राइवर फिर खाली बैठेगा। तो इस बार पिताजी ने चालाकी करी, पिताजी ने कहा बेटा जी जैसे हम नहा के आते हैं तब तक ये लो पैसे, आप हमारे खाने का अरेंज करो, ये सामान खाने का डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लेके आओ। अब वही ड्राइवर है, खाने का अरेंजमेंट भी कर रहा है, और वही ड्राइवर है जो कि गाड़ी भी चला रहा है। बट मेक इट क्लियर, एक बार में वो एक ही काम कर रहा है। मेक इट क्लियर, बस यही मैं आपको समझा रहा हूं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोसेसर एक ही है, याद रखना, एक बार में एक ही एप्लीकेशन को चलाता है। बट फिर हम क्या करते हैं, प्रोसेसर से जैसे जैसे ये आइडियल होता जाता है, बहुत सारी एप्लीकेशंस की इंस्ट्रक्शंस चलाते रहते हैं, तो वो सबकी विंडो खुल जाती हैं, और फिर हम इन सब के बीच में प्रोसेसर के साइकिल को शफल करा के हम ओएस के अंदर मल्टीटास्किंग को अचीव करते हैं। ठीक, अब जब ये प्रोसेसर के साइकिल को शफल कराने की बारी आई, तो इन लोगों ने कुछ एल्गोरिथम बनाए जो शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने ओएस के पेपर में। राउंड रॉबिन फैशन होता है, प्रायोरिटी बेस्ड होता है, टाइम स्लाइसिंग होती है। ठीक, जिसके थ्रू आपके प्रोसेसर को इन सारी एप्लीकेशंस के बीच में शफल कराया जाता है। ऐसे 12 से 13 एल्गोरिथम है, और उन सब के ऊपर पूरा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ओएस जिस मर्जी चाहे एल्गोरिथम को अप्लाई करके आपके प्रोसेसर के साइकिल्स को इन सारी एप्लीकेशंस में शफल कराता है।
इज इट क्लियर? जिसको साइकिल मिलते हैं वो चलनी शुरू हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे सारी की सारी एक साथ चल रही है। अब मैं आपको वो इंस्ट्रक्शंस भी बता देता हूं, है ना, जो अक्सर आपके प्रोसेसर को आइडल कर देती हैं। और वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इनपुट और आउटपुट वाली इंस्ट्रक्शंस, वो होती हैं किसी भी इनपुट एंड आउटपुट वाली इंस्ट्रक्शंस। ठीक, जब आप डेटा यूजर से ले रहे होते हो, प्रोसेसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती और शायद ही कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिसमें आप यूजर से जुड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड ओपन हो गया, विंडो खुल गई, नाउ यू आर टाइपिंग समथिंग इन MS वर्ड। राइट नाउ MS वर्ड इज नॉट नीडिंग अ प्रोसेसर साइकिल, उसे उसकी जरूरत नहीं है। तो इस समय ये साइकिल किसी अनदर एप्लीकेशन को असाइन किए जा सकते हैं। ठीक, और आउटपुट वाले इंस्ट्रक्शंस, लेट अस सपोज आपने कोई प्रिंटिंग कमांड दी, अब प्रिंटर के पास प्रोसेसर ने वो कमांड पहुंचा दी, अब प्रिंटिंग 100 लाइनें करनी है। अब जब तक वो 100 लाइनें खत्म नहीं जाती प्रोसेसर खाली बैठा, अगली लाइन पे तभी जाएगा जब ये लाइन फिनिश हो जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो हमेशा प्रोसेसर को आइडल करते हैं और दुनिया में कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं बनेगी जो कुछ आउटपुट ना शो करती हो, जो कुछ इनपुट ना लाए। तो इस तरह से इन लोगों ने प्रोसेसर के साइकिल्स को बहुत सारी एप्लीकेशंस के बीच में शफल करके अपनी ओएस के अंदर मल्टीटास्किंग को अचीव किया। अब आगे हमारी बात समझ में, तभी तो हम आपसे क्या कहते हैं कि आपसे कहा जाता है ओएस की अगर स्पीड बढ़ानी है तो रैम बढ़ाइए, रैम बढ़ाइए। क्यों कहते हैं रैम बढ़ाइए? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या कोई आंसर दे सकता है? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ओएस की स्पीड बढ़ानी हो तो रैम बढ़ाइए, आपको पाइथन का प्रोग्राम चलाना है तो 16 जीबी की रैम चाहिए? अभी ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई थी। क्यों? क्योंकि पहले आपकी इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क पे जाती हैं जब कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, और जब आप उसे चलाते हो तो वो इंस्ट्रक्शन पहले हार्ड डिस्क से रैम में लोड की जाती हैं और फिर रैम से वो प्रोसेसर को दी जाती है ना। प्रोसेसर उनके बीच में प्रोसेसर के साइकिल को शफल कराया जाता है। ठीक, अब मान लिया आपकी रैम थी 2 जीबी की, आपने 6 एप्लीकेशन एक साथ चला दी, रैम भर गई, या 5 एप्लीकेशन चला दी, रैम भर गई। अब उनके बीच में तो प्रोसेसर के साइकिल शफल हो जाएंगे। अब इन बिटवीन आपने छठी एप्लीकेशन चलाने की रिक्वेस्ट करी, अब भाई रैम में जगह ही नहीं है तो हार्ड डिस्क से उसके इंस्ट्रक्शंस को रैम में कैसे लाए वो बेचारा। अब आगे कहानी समझ में, बट प्रोसेसर हार नहीं मानता, तो जो रिमेनिंग 5 एप्लीकेशंस होती हैं उन सब की उन लाइनों को चेक करता है कि जो अभी नहीं चल रही हैं, जिनकी अभी जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो वो 10 लाइनें एक एप्लीकेशन से कम करेगा, 10 दूसरी से कम करेगा, 10 तीसरी से कम करेगा और फिर 50 लाइनों की जगह बनाएगा और फिर नई छठी एप्लीकेशन की 50 इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में ला के तब उससे प्रोसेसर के साइकिल को असाइन कराएगा। बट बेटा इतने में तो टाइम लगेगा ना ये सब काम करने में, ठीक है? और आपने इतनी देर में एक ही एप्लीकेशन पे 4 बार क्लिक मार दिया, वो खुल नहीं रही थी। बस जब तक वो अब उसको 4 बार एप्लीकेशन को नहीं खोल देगा तब तक के लिए प्रोसेसर बिजी हो जाता है, वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, कोई और एप्लीकेशन को हैंडल ही नहीं करता और आपको लगा सिस्टम हैंग हो गया और आप सिस्टम रीस्टार्ट मार देते। ठीक है साहब? तो इस तरीके से प्रोसेसर के साइकिल्स को आपके ओएस के अंदर एप्लीकेशंस के बीच में शफल करा के प्रोसेस आपके ओएस में मल्टीटास्किंग को अचीव किया जाता है। अभी थ्रेडिंग नहीं आई है, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है जनाब, चलिए, तो अभी हमने सिर्फ खोज करी कि हाँ सबसे पहले जरूरत पड़ी थी मल्टीटास्किंग की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और ओएस के अंदर ये मल्टीटास्किंग कैसे अचीव की गई ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो ओएस के अंदर मल्टीटास्किंग होती है ये दो तरीके से होती है, एक होती है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग, होती है नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। क्या आप में से कोई डिफरेंस बता सकता है प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग और नॉन प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग? ओएस तो पढ़ा होगा आप लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में। बोलो। सर शायद ये होता है कि अगर एक टास्क चल रहा है तो उसको पॉज नहीं कर सकते और कंटिन्यू होता रहेगा। इसमें सर ये प्रिएम्प्टिव में होता है। ये प्रिमिटिव में होता है। नहीं, उल्टा बोल दिया सर।
हाँ गुड, ये नॉन प्रीएम्प्टिंग में होता है। ये नॉन प्रिमिटिव में होता है सर। हाँ बिल्कुल सही। होता क्या था बेटे, जैसे मैं अब बात करूं विंडोज 3.1, माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले इसी में मल्टीटास्किंग लेके आया था। और ये भी अपने आप में एक फुल फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ये ओएस का एक एनवायरमेंटल शेल था। हम पहले अपने सिस्टम को डॉस से बूट करते थे, सी ड्राइव पे आते थे, फिर वहां एक विन नाम के फोल्डर में जाते थे, फिर एक विन कमांड देते थे और हमारी पहली विंडो खुलती थी, उसे कहते थे प्रोग्राम मैनेजर, जिसे आप विंडो एक्सप्लोरर कहते हो। फिर वहां पे हमें छोटे छोटे आइकन मिलते थे, टेक्स्ट पैड जिसे आज आप नोट पैड कहते हो, पेंट ब्रश, उस जमाने में भी पेंट ब्रश होता था और हमें बड़ा मजा आता था, घंटों घंटों पेंट ब्रश पे बैठे रहते थे, क्योंकि भैया 2-3 महीने काली काली स्क्रीन से गुजर के रंग रंगीला रंगीला मौसम दिखाई दिया तो थोड़ा सा अच्छा लगता था। और आज कोई पेंट ब्रश यूज भी नहीं करता सिवाय मुझे छोड़ के, मैं आपको पूरा जूम पेंट ब्रश पे पढ़ाता हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही वहां पे क्या होता था कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक एप्लीकेशन को प्रोसेसर के साइकिल असाइन कर दिए तो कंट्रोल उस पर शिफ्ट हो जाता था और वो एप्लीकेशन चलनी शुरू हो गई। इन बिटवीन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उस एप्लीकेशन से कहता यार मुझे बीच में वापस कर दे, तो वो उसे बीच में नहीं रोक सकता था जब तक कि वो एप्लीकेशन अपना पूरा टास्क कंप्लीट ना कर ले। ठीक, तो सारा कंट्रोल एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाता था। ठीक, जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे दें कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए तो भाई अब आप मांगते रहो, आएंगे उसकी मर्जी से, चाहे उसे मार लो पीट लो, देगा वो उसकी मर्जी से। तो ऐसे ही समझ लो प्रोसेसर साइकिल उधार दे दिया एप्लीकेशन को, अब एप्लीकेशन की मर्जी है, जब वो अपना पूरा टास्क पूरा कर लेती है तब वो वापस करती थी। आप बीच में उसे रोक के, जिसे कहते हैं प्रिम्प्ट करके, उससे साइकिल नहीं छीन सकते। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 लॉन्च किया था तब दुनिया में तहलका मच गया था। ये जो डेस्कटॉप वाली कहानी आई थी जो आज आप देखते हैं, स्टार्ट बटन वाली कहानी, टास्क बार वाली कहानी, ये फर्स्ट टाइम विंडोज 95 में आई थी और आज तक चली। और उसमें फिर उसने अचीव की थी प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग। प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि अब सारा कंट्रोल ओएस के पास है। ओएस जब मर्जी चाहे, जिस मर्जी चाहे एप्लीकेशन को प्रोसेसर के साइकिल असाइन कर सकता है और जब जरूरत पड़े उससे बीच में स्नैच कर सकता है, उसे रोकता है। तो समझ लो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारी एप्लीकेशन के साथ एक गेम खेलता रहता है, स्टैचू ऑन स्टैचू ऑन, तू स्टैचू तू रुक जा, तू ऑन तू चल पड़, तू स्टैचू तू रुक जा, एंड दैट इज फॉर वो गेम खेलता है। जैसे आपने खेला होगा, स्टैचू रुक जाता है ऑन, दूसरा चल पड़ता है, तीसरा स्टैचू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जिसको जब मर्जी चाहे हमारा ओएस स्टैचू कर देता है, जिसको जब मर्जी चाहे हमारा ओएस ऑन कर देता है। तो इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग बेटा जी। और आज जितनी भी अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं सब में प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग ही होती है। ये सब पॉइंट हम यूज करेंगे अभी थ्रेडिंग में, तभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक, अभी पहुंचने वाले हैं थ्रेडिंग पे, बस थोड़ा सा और समा बांधते हैं अच्छा सा। ठीक, अब ये जो ओएस के अंदर मल्टीटास्किंग होती है बेटा जी, इसे हम कहते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। और ये प्रोसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा जी हैवी वेट प्रोसेस और एक होता है लाइट वेट प्रोसेस। ठीक, और ओएस में जो मल्टीटास्किंग होती है वो होती है हैवी वेट प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा बेटे लाइट वेट प्रोसेस क्या होता है और हैवी वेट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा लिखिए प्रोसेस की डेफिनेशन, छोटी सी लिखो, running state of instructions, running state of instructions running state of instructions is known as process, and static state of instructions is known as program, and static state of instructions is known as program। ठीक, अब आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे पड़ा है ना, वो इंस्ट्रक्शन चल तो रही है, चल थोड़ी ना रही है, तभी तो आप कहते हो भाई इसका प्रोग्राम दे दे उसका प्रोग्राम। कभी ये बोला मुझे इसका प्रोसेस दे दे? नो, जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, जब वो रन होती हैं बेटा जी, देन दे फॉर्म अ प्रोसेस, तब एक प्रोसेस शुरू होता है। तो रनिंग स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोसेस
and static state of instructions is known as program. Got it? अब एक छोटी सी डेफिनेशन लिखिए पहले हैवी वेट प्रोसेस. लिखो those instructions which are taking a those instructions which are taking a separate memory area, or you can say those instructions which require a separate memory area or a address space in a RAM to run their self. Are forming a heavyweight process. Are forming a heavyweight process. I repeat, दोबारा से बोलता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ बेटा, चिंता मत कर, आपके कहने से पहले ही मैंने बोल दिया. देखो मैंने कहा those instructions which are taking a separate memory area or a address space in a RAM to run their self are forming a heavyweight process. ठीक है, दूसरा लिखो बेटा जी लाइट वेट प्रोसेस. बिल्कुल इसका अपोजिट है. लिखो those instructions which are not taking a those instructions which are not taking a separate memory area, those instructions which are not taking a separate memory area or a address space in a RAM to run their self are forming a लाइट वेट प्रोसेस. वो इंस्ट्रक्शंस जो अपने आप को चलाने के लिए रैम में अपना एक सेपरेट मेमोरी एरिया या एड्रेस स्पेस रिजर्व नहीं करती हैं. ठीक, वो कहती हैं भाई हम तो किराएदार हैं, किसी के घर में भी रह लेंगे, हमें अपना घर रहने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो इंस्ट्रक्शन जो कहते हैं रैम में, नहीं भाई हमें तो अपना घर चाहिए, हमें तो अपनी जमीन चाहिए, हम तो उसी पे रहेंगे भाई, है ना, हमें तो चलने के लिए रैम के अंदर एक सेपरेट मेमोरी एरिया चाहिए ही चाहिए, हम तभी चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे. तो उनसे चलने वाले प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस कहते हैं. उनसे चलने वाले प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस कहते हैं. आगे साहब हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ठीक. अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमेशा याद रखना हैवी वेट प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है. आप ओएस में जो भी एप्लीकेशन चलाओगे वो हमेशा रैम के अंदर एक सेपरेट मेमोरी एरिया को ऑक्युपाइड करेगी, तभी चलेगी. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, ये आप मान लीजिए रैम बेटे जी.
आपने इसके अंदर चलाया अपने ओएस में, लेट्स से एमएस वर्ड, तो ये एमएस वर्ड का एरिया हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऐसे आप जितने भी एप्लीकेशन चलाओ, लाइक ये एमएस वर्ड हो गया, ये एक्सेल हो गया, ये पीपी हो गया, बोले तो पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, आप ऐसे जितनी भी एप्लीकेशन चलाते हो बेटे, सबको रैम में एक सेपरेट मेमोरी मिलती है, और इन सब से चलने वाले प्रोसेस को हम हैवी वेट प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो ओएस में हमेशा हैवी वेट प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है, ऑलवेज। आ गई हमारी बात समझ में? चलिए गुड, अब आपको ये समझ में आ गया। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बेटा जी अगर मान लिया इन्हें यहाँ से उठा के थोड़ा बाहर लिख देते हैं, ये एमएस वर्ड हो गया, ये हमारे एक्सेल साहब हो गए, ये हमारे पीपी अंकल हो गए। मान लिया मैंने एमएस वर्ड में लिखा हेलो, तो क्या मैं इस हेलो को यहां से कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर सकता हूं? बोलो। मैंने एमएस वर्ड भी चला रखा है, पावर पॉइंट भी चला रखा है, एक्सेल भी चला रखा है ना, तो क्या मेरे बच्चों एमएस वर्ड से मैं इसे कॉपी करके एक्सेल या पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। अगर आप इसका भी आंसर नहीं देंगे तो आत्महत्या करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सबसे बड़ा फीचर है कि अगर उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन खुली है, उसमें से आप कहीं से भी कुछ भी कॉपी करके किसी भी अनदर एप्लीकेशन में जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट करता कैसे है, मैं आपको ये सिखा रहा हूं। एक्चुअली में जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम यही काम करता है, मैं तो विंडोज को लेके समझा रहा हूँ, बट इट इज डन बाय एवरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना बेटा जी, ये रैम के अंदर एक मेमोरी एरिया रिजर्व करते हैं। इस मेमोरी एरिया को हम टेक्निकली कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, क्लिपबोर्ड। और जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन से कुछ कॉपी करते हैं तो वो वहां से उठा के इस क्लिपबोर्ड की मेमोरी एरिया में डाल दिया जाता है जब भी आप कॉपी करते हो, और वो वर्ड या वो जो भी आपने कॉपी किया वो यहाँ आ जाता है ऐसे। और जब आप कहीं पेस्ट करते हो तो फिर यहाँ से, लेट से मैंने पावर पॉइंट में पेस्ट किया, तो यहाँ से इसे फिर पावर पॉइंट में जाके पेस्ट कर दिया जाता है। और ये क्लिपबोर्ड में डेटा तब तक पड़ा रहता है जब तक कि आप दूसरा डेटा कॉपी ना कर दें। ठीक, जब हम जावा पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे मैंने भी ऐसा करने की कोशिश करी, बट हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, तो हर हफ्ते मतलब हर फ्राइडे को वो हमें जावा का एक टॉपिक दिया करते थे, जो वो नहीं पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा टॉपिक, और उसके ऊपर एक सेमिनार रखते थे। जैसे हम 10, 12, 15 बच्चे जो भी हैं, तो हर हफ्ते 3 या 4 बच्चों को एक टॉपिक दे दिया गया और उनसे उसका एक छोटा सा सेमिनार क्लासरूम में रखते थे, और उस टॉपिक पे 15 से 10 मिनट या 20 मिनट वो टॉपिक सबको समझाना होता था। एवरी फ्राइडे, यानी कि जो आखिरी दिन होता था हमारा, उसमें ये काम हुआ करता था। तो मेरा भी टर्न आया, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मुझे मिला था जावा की क्लिपबोर्ड एपीआई, यानी कि जावा के अंदर भी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जो सीधा डेटा इस क्लिपबोर्ड मेमोरी एरिया में राइट भी कर सकते हैं और यहाँ से डेटा रीड भी कर सकते हैं। मैंने भी ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करी, बट आजकल का बच्चा पढ़ने को तो तैयार ही नहीं है। और मैंने ऐसा अभी एक ही हफ्ता किया था, पता लगा उस दिन क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 5 ही आए हैं, सारे गायब।
और वो तो आए नहीं जिनको टास्क दिया था। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी, अपनी अपनी किस्मत सबकी। ठीक, सो दैट इज व्हाट। तो मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैंने क्लिपबोर्ड एपीआई पे प्रॉपर तैयारी की थी, समझाया था, इसमें डेटा राइट करके रीड करके सब दिखाया था, इसलिए मुझे नॉलेज है अच्छे से कि भाई क्लिपबोर्ड एपीआई से इतना कहा था। अब जाओ भाई साहब गूगल पे सर्च मारो, हमारे टाइम में तो गूगल पे इतना सारा मटेरियल भी नहीं मिलता था जितना आज मिल जाता है। ठीक, तो हम तो गूगल पे भी कहाँ सर्च कर पाते थे, हम तो इधर उधर किताबों में इधर उधर सर्च मारते थे, किताबें ज्यादा पढ़ते। गूगल आया ही शायद 2004 या 5 में था, तभी लॉन्च हुआ था गूगल, 2004 या 5 के आसपास ही लॉन्च हुआ था गूगल। हम तो किताबें बहुत पढ़ते थे, किताबों में सर्च करते थे। कभी आप अगर मेरे घर आएंगे तो आप देखेंगे लगभग मेरे पास 250 किताबें हैं जावा की, पुरानी से पुरानी, जेडीके 1.0 रैक में लगाई हुई है मैंने, फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करके। अब तो खैर सब लोग इंटरनेट से ही पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्लिपबोर्ड एपीआई जावा की भी आती है और ऐसे सारे ओएस काम करते हैं। अब ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको, ये जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बेटे एक एप्लीकेशन से डेटा कॉपी करके दूसरे में जब क्लिपबोर्ड एरिया में पेस्ट करता है ना, तो ओएस के अंदर इस प्रोसेस को कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग शायद थोड़ा आपने कभी अपने ओएस के पेपर में पढ़ा भी होगा, इसे हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। ठीक, कंटेक्स्ट हमेशा एक एरिया होता है और एरिया से बाहर जाने को कंटेक्स्ट को स्विच करना कहते हैं। और किसी ओएस में जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है उतनी परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। ठीक, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर से देता हूँ प्यारा सा, अभी थ्रेडिंग आने वाली है भाई साहब, बेस तैयार हो गया अच्छे से, ये सब चीजें मैं वहां यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लिया आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं, वहाँ एक ग्रोसरी की शॉप है, किराना की शॉप है, जहाँ से आप अपनी डेली यूज की चीजें खरीदते हैं, लाइक ब्रेड, मिल्क, एग्स, ये सब हमें रोज फ्रेश चाहिए होते हैं, ये सामान खरीदते हैं। अब एक दिन ये शॉप बंद हुई थी, शॉप वाला कहीं अपने गाँव चला गया, अब आपको ये चीजें तो चाहिए चाहिए डेली। तो अब आप क्या करते हैं, अपने सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, 500 मीटर की दूरी पर दूसरी सोसाइटी है और उसकी किराना की शॉप से सामान लेके आते हैं। अब आप मुझे बता दीजिए आपकी परफॉर्मेंस किस में ज्यादा अच्छी होगी, जब आप अपनी किराना की शॉप से सामान लेंगे या फिर 500 मीटर की दूर जाके उस वाली किराना की शॉप से लेके आएंगे। तो नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस कब अच्छी होगी, जब आप अंदर से, क्योंकि अब आप अपने एरिया से, अपनी सोसाइटी से, अपने मोहल्ले से बाहर निकल के दूसरे के एरिया में जा रहे हैं, इसे कहते हैं दूसरे के कंटेक्स्ट में जाना। तो जैसे ये एक कंटेक्स्ट हो गया एमएस वर्ड का, ये एक्सेल का एक कंटेक्स्ट हो गया, ये एक पावर पॉइंट का एक कंटेक्स्ट हो गया। गॉट इट, आती है मेरी बात समझ में सबको अच्छे से? तो इसे कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, और जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी उतनी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है ऑलवेज। ये चीज हमेशा याद है। ठीक है जनाब, चलो थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ओएस के अंदर प्रॉपर मल्टीटास्किंग अचीव हो गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस ओएस के अंदर एक साथ चलाई जाने लगी, तो एप्लीकेशन बनाने की बाढ़ आ गई। हर कंपनी अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाने लगी। जैसे आजकल बाढ़ आई हुई है मोबाइल ऐप, हर कंपनी अपनी मोबाइल ऐप तैयार करती है। मोबाइल में इतनी जगह नहीं कि आप सारी ऐप एक साथ इंस्टॉल कर सको, भर जाता है। आपको 32 GB की रैम, पता 32 GB हार्ड डिस्क पे पता नहीं लगता कब भर जाता है। ठीक है, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। बच्चों जरा 2 मिनट होल्ड करना मेरे बच्चों, बस 2 मिनट के लिए बेटा।
ले लो। मेरी खोले वाला ऐप सिखाई और क्या अबे हिज कुछ बोल दे। हेलो, आगे बेटा मेरी आवाज आ गई?
यस सर, आ रही है सर। अरे यहाँ, अरे यार कोई रास्ता खो गया, दिल्ली आ रहे हैं कोई रिलेशन वाले और वो दिल्ली में कहीं नो अक्षरधाम पे सर, खो नहीं गए। आ रही। अब आ गई। अबे आवाज आ गई चाचा। नो सर। क्या बात कान कर में रहा देख है? तेरे, कान में देख तेरे जू घुस गया है, मैल निकाल बाहर। आ रही है सर, आ रही है। इसके कान में मैल घुस गया है। चलो वो कोई रास्ते में अरे अक्षरधाम पे कहीं खो गए, उन्हें रास्ता बताना पड़ रहा है यहाँ तक रोहिणी तक आने का। चलो सुनो, मैं आपसे कह रहा था इसे कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं बेटा, और जितनी ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है उतनी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। अब जैसे मैं आपसे कह रहा था, जब ये मल्टीटास्किंग ओएस में आ गई ना बेटे, तो फिर एप्लीकेशंस बनाने की बार आई खूब सारी। जैसे आप देखते भी पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एक्रोबैट रीडर, राइटर, और हर कंपनी अपनी कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन बनाने लगी जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देती थी। अब जब ये कंपनीज एप्लीकेशन बना रही थी ना, ध्यान से सुनना, तो इन एप्लीकेशंस के अंदर हर कंपनी चाहती थी मैं ज्यादा से ज्यादा फीचर्स डालूं, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स इसके अंदर मैं डालूं। गॉट इट? तो अब हर एक, जब वो उसके अंदर फीचर्स डाल रहे थे ना, तो कुछ फीचर्स ऐसे थे जिनकी इंस्ट्रक्शंस को एप्लीकेशन के पैरेलल में चलाने की जरूरत है। ठीक, जैसे कि मैं अब आपको फिर एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, कि लेट अस सपोज माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है एमएस वर्ड। ठीक है जी, तो उसने एमएस वर्ड की ये इंस्ट्रक्शंस चला दी। अब वो चाहता है एमएस वर्ड के अंदर आपको स्पेल चेकर की एक फीचर देना। ठीक है साहब, तो आप टाइप कर रहे हो तो एमएस वर्ड की विंडो भी चलनी चाहिए, साथ साथ स्पेल चेकर वाला प्रोग्राम भी चलना चाहिए। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब वो लोग ऐसा कर रहे थे तो बहुत सारी ऐसे फीचर्स थे जिनकी इंस्ट्रक्शंस को एप्लीकेशन के पैरेलल में चलाने की जरूरत है। तो लेट अस सपोज माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है एमएस वर्ड, उसमें स्पेल चेकर फीचर देना चाहता है। तो अब उन्हें अगर दो प्रोग्राम एक साथ चलाने हैं तो तब तक उन्हें इतना मालूम था कि भाई दूसरे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस भी रैम में लोड कर दो। दैट इज व्हाट, ये हो गई स्पेल चेकर की इंस्ट्रक्शंस। ठीक है साहब, और यहां पे अब आप टाइप कर रहे हो, और जब आप टाइप कर रहे हो मेरे बच्चों, तो एमएस वर्ड को प्रोसेसर साइकिल की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे साइकिल दिए जा सकते हैं। इसे साइकिल मिलेंगे तो ये फटाक से ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, यहां से वर्ड उठाएगा, फिर डिक्शनरी में चेक करेगा, आपको बता देगा वो वैलिड वर्ड है या नहीं। लेकिन बेटा इससे आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, इससे कितनी ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, इससे तो परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो रही है भाई। कि बार बार एक एक वर्ड के लिए स्पेल चेकर का प्रोग्राम यहाँ जाता है, उठाता है, फिर आता है, फिर चेक करता है, फिर उठाता है, क्योंकि अभी तक उन्हें इतना ही मालूम था कि दो चीजें एक साथ चलानी है तो दोनों की इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड करो और उन्हें पैरेलली चला लो। लेकिन इससे तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड होने लगी। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल अगर बढ़िया सा देख के समझाऊं, भाई देखो ये है हमारा नोएडा सिटी मान लेते हैं। ठीक है, और नोएडा के अंदर है हमारा प्यारा सा ऑफिस जिसे हम कहते हैं ड्यूकेट। ये हमारा ऑफिस है मान लेते हैं बेटा जी। ठीक, और ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर जिसे कहते हैं मेरठ। ठीक है साहब, इसे हम मेरठ, क्योंकि हम मेरठ से बिलोंग करते हैं एक्चुअली में, तो आई बिलोंग टू मेरठ। और मेरठ में हमारा घर है होम स्वीट होम। तो हर एक को अपना शहर अच्छा ही लगता है बेटा जी, सबके लिए वही अच्छा शहर होता है। तो HOME होम, ये हमारा होम स्वीट होम। तो शुरू में क्या होता था, जब हमने डीकेट ज्वाइन किया था बेटे, तो हम मेरठ से ही सीधा नोएडा आते थे और वापस जाया करते थे। हमारा डेली का रूटीन होता था। अब हमारा बैच पहला लगभग 8, सवा 8 शुरू हो जाता है। अब मेरठ सिटी से अगर हमें नोएडा पहुंचना है 8, सवा 8, तो हमें 5 बजे वाली बस पकड़नी पड़ती है, क्योंकि 1.5-2 घंटे का, पौने 2 घंटे का रास्ता है। बीच में मोदी नगर जैसा जामनगर आता है, उसमें कभी जाम में फंस जाता है, तो हम मार्जिन लेके चलते थे। तो अगर हमें 5 बजे वाली बस पकड़नी है तो घर से 4:30 बजे निकलना होगा। घर से 4:30 बजे निकलना है तो 3:30 बजे उठना होगा, रेडी होना होगा। तो हम क्या, मम्मा परेशान होते थे
मम्मा उठ जाया करते थे 1:30-2 बजे, उन्हें बेटे के लिए खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, लंच भी तैयार करना है, सब रेडी करके हमें उठाते थे। हम सीधा बाथरूम में गए, नहा के बाहर आए, नाश्ता किया, फिर पिताजी अपनी फटफटिया पे हमें ठंडे छोड़ के आते थे और फिर हम वहां से यहाँ आते थे। और रात को हमारा बैच 7:45 8 बजे आधे ही खत्म, फिर वहां से बस पकड़ रोज 11 11:30 12 बजे तक हम आते थे, लुढ़कते थे। ऐसे हम डेली इधर से उधर जाया करते थे, नोएडा टू मेरठ, मेरठ, ठीक। ऐसे हमने 1 महीना काम किया। तो एक दिन छुट्टी वाले दिन हमारे माताजी पिताजी ने हमें बुलाया और अपने पास बिठाया संडे वाले दिन। कहा बेटे जरा आप बैठो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा पता नहीं आज इन दोनों को सुबह सुबह छुट्टी वाला दिन क्या हो गया। हमारे मन में लड्डू फूटा, सोचा भाई लड़का कमा रहा हो, होता लड़की वड़की की फोटो दिखाते हो, ठीक है साहब। मगर जैसे ही बिठाया पिताजी बोले बेटा एक काम करोगे? मैंने कहा हाँ पापा बिल्कुल करेंगे। कहा बेटा या तो हमें छोड़ दो या जॉब छोड़ दो। मैंने कहा भाई ये कौन सी हिंदी फिल्म का डायलॉग मार रहे हैं पिताजी, या तो हमें छोड़ दो या जॉब छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बेटा जी अगर आपको रोज 3:30 बजे उठना है और आप सोते 12 बजे हैं तो आपकी हालत तो खराब हो जाएगी। हमारी तबीयत खराब हो गई थी, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे, गाल पिचक गए थे और बसों में भी धक्के खाना, कोई फर्स्ट क्लास सीट तो है नहीं, गर्मी में सड़ी गर्मी में आना जाना, खूब मेहनत करते थे, ठीक साहब, आया जाया करते, तो इससे तबीयत खराब हो गई। तो पिताजी और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बीमार होते हुए तो देख नहीं सकते। मैंने कहा बेटा तो जॉब छोड़ दे या हमें छोड़ दे। तो आप तो सभी जानते हैं सभी बच्चों को क्या करना पड़ता है, जहां जॉब होती है वहीं जाके रहना पड़ता है। तो फिर हमने, हमारा ऑफिस है सेक्टर 16 में, तो सेक्टर 15 में कुछ ऑफिस के कुलीग्स थे, उन्होंने पीजी ले रखा था और हम उनके साथ एक रूम में शिफ्ट हो गए वहीं पर अपने पीजी में। ये देखिए आ गए नोएडा सिटी में। अब अगर हमारा बैच 8 बजे का है तो 7:55 में चलते थे शान से विकेट के अंदर। अगर बैच 7:45 बजे खत्म हुआ तो 50 पे अपने अंदर। अब आप बताइए हमारी अब परफॉर्मेंस ज्यादा होगी या मेरठ से आने जाने में परफॉर्मेंस ज्यादा होगी? ऑब्वियसली अब परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा हो जाएगी। बस मेरा यही आइडिया इन लोगों ने चुरा लिया और थ्रेडिंग बना दी। मेरा यही आइडिया इन लोगों ने चुरा लिया और थ्रेडिंग बना दी। इन्होंने कहा स्पेल चेकर कोई इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन तो है नहीं, तो इसकी इंस्ट्रक्शंस को रैम में अलग से मेमोरी देने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम स्पेल चेकर की इंस्ट्रक्शंस को एमएस वर्ड के मेमोरी एरिया के अंदर ही मेमोरी दे देते हैं और यहीं से अब प्रोसेसर के साइकिल को इनके बीच में शफल कराते हैं। अब बताइए ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी या पहले ज्यादा आती थी? ऐसे परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए और उनको मेमोरी उनके अंदर ही दे दी और फिर उनके बीच में इन्होंने प्रोसेसर के साइकिल्स को शफल करा के एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग को अचीव कर। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोग्राम उन्होंने चलाए एक एप्लीकेशन के अंदर, उनको रैम में सेपरेट मेमोरी नहीं दी, उन प्रोग्राम्स को उसी एप्लीकेशन के मेमोरी एरिया में मेमोरी देके और उनके बीच में भी प्रोसेसर के साइकिल को शफल करना शुरू कर दिया। ठीक इस तरीके से इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलने लगे और एप्लीकेशन के अंदर अचीव हो गई मल्टीटास्किंग। तो जब ये छोटे छोटे प्रोग्राम चले तो इनसे भी एक प्रोसेस फॉर्म हुआ और ये प्रोसेस लाइट वेट प्रोसेस कहलाया। क्यों? क्योंकि इनकी इंस्ट्रक्शंस रैम के अंदर कोई सेपरेट मेमोरी नहीं ले रही थी। एंड दीज लाइट वेट प्रोसेस आर टर्न्ड इनटू अ थ्रेड। इन्हीं लाइट वेट प्रोसेस को हम थ्रेड कहते हैं। ये पूरी जो मैं आपको कहानी सुनाई है ना लंबी चौड़ी, इसको सुनाने का एकमात्र पर्पस था कि वो इंस्ट्रक्शन जो भी थ्रेड पे आप चलाओगे सेपरेटली, वो कभी भी रैम में सेपरेट मेमोरी नहीं लेगी। आपकी एप्लीकेशन चलेगी, वो रैम में जाके प्रॉपर मेमोरी एरिया लेगी, उसे कहते हैं हैवी वेट प्रोसेस। और उसके अंदर से हम छोटे छोटे प्रोग्राम चलाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर ही मेमोरी लेते हैं और पैरेलली चलते रहते हैं। उनके बीच में हम प्रोसेसर के साइकिल को शफल कराते रहते हैं, जिससे एप्लीकेशन के अंदर एक मल्टीटास्किंग अचीव हो जाती है। इज इट क्लियर? और इन्हीं लाइट वेट प्रोसेस को हम थ्रेड कहते हैं। तो हम इसलिए थ्रेड की डेफिनेशन में लिखाते हैं कि थ्रेड्स आर लाइट वेट प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन अ सेपरेट पाथ यूज्ड टू अचीव मल्टीटास्किंग विद इन अ एप्लीकेशन, जो मैं अभी लिखवाऊंगा आपको तसल्ली। ठीक, इसलिए हम बोलते हैं कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीटास्किंग दो तरीके से होती है।
एक होती है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग जो हमेशा ओएस के अंदर होगी, एक होती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग जो हमेशा एक एप्लीकेशन के अंदर होगी। तो जब भी आप कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका क्लाइंट आपसे ये कहता है कि यार मैं चाहता हूं मेरे को एप्लीकेशन बना दो जिसमें ये काम एक साथ होते रहे, बस फौरन दिमाग का दही हो जाए कि एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे काम एक साथ करने को कह रहा है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज अ थ्रेड, दैट मीन्स यू हैव टू यूज अ थ्रेडिंग। तो इन्हीं छोटे छोटे लाइट वेट प्रोसेस को हम थ्रेडिंग कहते हैं, थ्रेड बोल। अब आ गई हमारी कहानी समझ में। तो एक था पहले मल्टीटास्किंग ओएस में अचीव की गई, तो प्रोसेस बेस्ड लेके आए, और जब जरूरत पड़ी एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीटास्किंग अचीव करने की, तब कॉन्सेप्ट बना था थ्रेड। तो वो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स थे जिनको वो एप्लीकेशन के अंदर पैरेलली चलाना चाहते थे, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए या उसमें एक्स्ट्रा फीचर एड ऑन करने के लिए, है ना, उनसे चलने वाले प्रोसेस को उन्होंने लाइट वेट प्रोसेस कहा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस रैम में कभी भी मेमोरी नहीं लेती हैं सेपरेटली, ये हमेशा हैवी वेट प्रोसेस के अंदर ही मेमोरी लेती है। अब आ गई कहानी समझ में। तो ऐसे कहानी, तो हम भी जब एक एप्लीकेशन चलाएंगे तो रैम में प्रॉपर जगह लेगी और फिर उसके अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनके बीच में प्रोसेसर के साइकिल को हम शफल कराते हैं, तो इन्हें हम थ्रेड कहते हैं। ठीक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये पूरी कहानी आपको तामझाम सुनाने के पीछे मेरा एकमात्र पर्पस था कि वो इंस्ट्रक्शंस जो थ्रेड पे पैरेलली चलती है, दे नेवर टेक अ सेपरेट मेमोरी एरिया इन रैम, वो हमेशा किसी अदर एरिया के, वो किराए के घर में रहते हैं, वो अपना घर कभी नहीं खरीदते, मेक इट क्लियर। और अगर थ्रेडिंग का कोई रियल वर्ड का आपसे बेस्ट एग्जांपल पूछे तो बता देना पपेट शो, हिंदी में बता देता हूँ कठपुतली का गेम। एक आदमी ऊपर है और उसने छोटे छोटे धागों पे नीचे कठपुतलियां लगा रखी हैं और वह धागे ही हैं, इसीलिए इस टॉपिक का नाम थ्रेड रखा गया, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अलग अलग धागों पे ही बहुत सारी टास्क एक साथ परफॉर्म की जाती है। दैट्स व्हाई इस लाइट वेट प्रोसेस का इन्होंने नाम रखा थ्रेड। अब आ गई हमारी कहानी समझ में। तो पपेट शो, एक आदमी ऊपर रहता है, धागों पे बहुत सारी कठपुतली लगा दी, जिसका धागा खींचा वो जल पड़ी, जिसका धागा खींचा, तो समझ लो ये हमारे इस MS वर्ड ने ये छोटे छोटे धागों पे ये धागे हैं, ये छोटी छोटी एप्लीकेशन लटका रखी हैं, और ये जिसका धागा खींचता है वही चलनी शुरू हो जाती है। MS वर्ड वो ऊपर वाला आदमी है, तो हर एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है। तो जब आपसे जरूर पूछेगा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल, पपेट शो बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कठपुतली का गेम, बेस्ट एग्जांपल। एक ही आदमी है ऊपर, एक ही आदमी है और नीचे बहुत सारी कठपुतली एक साथ डांस कर रही होती है, जिसका धागा खींचा वो डांस करना शुरू, जिसका धागा खींचा वो डांस करना शुरू कर देती है। सो आई होप मेरी बात समझ में अब आ गई होगी, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन सीख करते हैं, मंडे को कराते हैं आपको तसल्ली। ठीक सर, हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा बोलो इन्फॉर्मल बोलो, है। तो सही बोला। आप अभी क्वेश्चन अपनी मतलब स्टोरी बता रहे थे, मेरठ से फिर आप आते थे, ड्यूकेट आते थे, हाँ उस टाइम जो राइज हुआ था सर। हाँ, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है ड्यूकेट, और सर ड्यूकेट का क्या मतलब होता है, बस मुझे ये पूछना था। एजुकेशन के अंदर से ड्यूकेट निकाला है, एजुकेशन से मतलब, अच्छा उस स्पेलिंग से। EDUCATION। यस सर, अच्छा आ सर, गया, वहां से निकाला हमने नाम बड़े सोच के, और हम एजुकेशन इंडस्ट्री में तो हैं। ओके ओके सर। समझ आ गया अब तो। हाँ सर, बहुत अच्छा नेम है सर। है ना, क्योंकि हम है Yes, एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन की तो पूरा ड्यूकेट आता है, कर देख लो फुल F स्पेलिंग में। ओके सर, ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए ओके बेटा।